प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया स्टार्ट किया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द नेम ऑफ बाइनरी फ्यूजन और एंडोस्पोर फॉर्मेशन फिनिश किया था। एंडोस्पोर इट इज हाईली रेजिस्टेंट because of, need your attention please, endosspore it is highly resistant against external environment because of presence of कुछ जो है रीजन हमने जो है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मेंशन किए थे। कुछ और रीजन जो है बता रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। थिक इम्परमिएबल स्पोर कोट, लो वाटर कंटेंट, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। थिक इम्परमिएबल स्पोर कोट का प्रेजेंस ओवर द एंडोस्पोर, low water content inside the endospore, low metabolic activity occurring inside the endospore, ये कुछ और रीजन है जो एंडोस्पोर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द नेम ऑफ बाइनरी फ्यूजन एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन फिनिश हो गया है। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हेडिंग दिया मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। So sexual reproduction in the bacteria, it is not advanced type sexual reproduction, it is not exact या real या true type of sexual reproduction बैक्टीरिया में नहीं होंगे। स्टार्ट करता हूं स्टोरी को। in bacteria true advanced sexual reproduction absent, sexual रिप्रोडक्शन एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर बैक्टीरिया में देयर इज नो मियोसिस, बैक्टीरिया में देयर इज नो मियोसिस, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन एज वेल एज देयर इज नो गैमेट फ्यूजन, नो गैमेट फ्यूजन। इवन वी कैन से देयर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन, no zygote formation. Thus sexual reproduction जो होगा in the bacteria, it is called the sexual reproduction called false sexual reproduction, false sexual reproduction, या better to say parasexual reproduction, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बैक्टीरिया में ना तो मियोसिस होगा, ना ही गैमेट फॉर्मेशन होगा, ना ही गैमेट फ्यूजन होगा, ना ही जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात ही क्यों कर रहे हैं हम? बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग ही क्यों दे रहे हैं? दो बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे कैरेक्टर नहीं शो करता। ध्यान से समझिएगा प्लीज। इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू डिफरेंट बैक्टीरिया कम क्लोज टू ईच अदर। जैसे रियल ट्रू टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत है, यहां पर भी दो बैक्टीरिया आएंगे। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट बैक्टीरिया। दोनों पेरेंट बैक्टीरिया ना तो गैमेट फॉर्म करेंगे, ना तो गैमेट फ्यूज करेंगे होगा, ना तो जाइगोट बनेगा, ना तो मियोसिस होगा। तो होगा क्या? देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacteria, the genetic material, the DNA get transferred into another bacteria, and the DNA of one bacteria will become part of other bacteria. यहां पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन भी होता है। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो मेल और फीमेल पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो जाते हैं। हैप्लॉइड मेल गैमेट का जेनेटिक कंपोजिशन, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट का जो है जेनेटिक कंपोजिशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यूनाइट हो जाते हैं। यहां पर भी बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे।
दोनों डिफरेंट बैक्टीरिया में ना तो मियोसिस होगा, ना तो गैमेट फॉर्मेशन होता, ना तो गैमेट फ्यूजन होगा, ना जाइगोट फॉर्मेशन होगा। होगा क्या? देयर इज यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो दो डिफरेंट बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का यूनियन होगा, सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है। और प्रोसेस के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रियल वाले, वहां पर प्रोजेनी दे आर अमंग देमसेल्फ, या बेटर से प्रोजेनी दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट बैक्टीरिया, या पेरेंट फ्रॉम द पेरेंट। यहां पर भी तीन कैरेक्टर ध्यान दीजिएगा, तीन कैरेक्टर बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को मानते हैं। क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट बैक्टीरिया, देयर इज अ यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट बैक्टीरिया, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड विल बी डिसिमिलर फ्रॉम द पेरेंट बैक्टीरिया। ये तीन कैरेक्टर तो सेक्सुअल प्रोडक्शन के हुए, बाकी कोई भी कैरेक्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन के बैक्टीरिया नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए ना तो कंप्लीट सेक्सुअल प्रोडक्शन ना तो इनकंप्लीट सेक्सुअल प्रोडक्शन, बेटर टू से क्या? पैरा सेक्सुअल प्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू डिफरेंट बैक्टीरिया, there is exchange या यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, there is exchange या यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल between two bacteria and progeny produced will be dissimilar with their parents। सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं बोल सकते हैं, मैंने ऊपर वाले लाइन में मेंशन किया। फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन क्यों बोला जा रहा है, मैंने नीचे वाले लाइन में मेंशन किया कि जो है ट्रू सेक्सुअल प्रोडक्शन, एडवांस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन जिन जिन रिक्वायरमेंट्स को जो है कैरी करता है वो सारे रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया में होता नहीं। कुछ ऐसे जो है स्टेप्स है, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को फॉलो करता है, इसलिए इसको हम फॉल्स या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इरेज करके कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन also called sexual recombination slash genetic recombination, ठीक है। as during sexual reproduction there is fusion या union of genetic material, fusion, union या exchange of genetic material occurs between two different bacteria। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फ्यूजन, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है। सो क्यों फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे? क्योंकि दो डिफरेंट बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे जिनके बीच में एक्सचेंज या यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोजेनी डिफरेंट होंगे ड्यू टू एक्सचेंज या यूनियन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू डिफरेंट बैक्टीरिया। हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हेडिंग को नाम देंगे। नीड योर अटेंशन। देयर आर थ्री मेन मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। There are three main methods of
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्स रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सुनिएगा, एक है ट्रांसफॉर्मेशन, एक है कॉन्जुगेशन, एक है ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू पैरासेक्स रिप्रोडक्शन में जस्टिफाई करूंगा, दूसरा है कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्स रिप्रोडक्शन है भी और फॉल्स सेक्स रिप्रोडक्शन भी है, मैं जस्टिफाई करूंगा, और है ट्रांसडक्शन। दिस थ्री मेथड्स में दो डिफरेंट बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होंगे पेरेंट से डिफरेंट होंगे, पैरासेक्स रिप्रोडक्शन। वन बाय वन तीनों मेथड को मैं डिटेल में डील करने वाला हूं। इंट्रोडक्शन समझा, हेडिंग के नाम से क्या स्टोरी होने वाला है, क्लियर हुआ कि नहीं? ले चले बात आगे, इरेज कर रहा हूं इसको। फर्स्ट मेथड ऑफ पैरासेक्स रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्यार भरे खतरनाक धमकी दे रहा हूं। यहां पर जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिटेल में डील करने वाला हूं, सेम एज इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जहां पर हम डीएनए और आरएनए की बातें करेंगे, वहां पर यही ट्रांसफॉर्मेशन सेम स्टोरी आएगा 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, जो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हेडिंग करके। यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग पैरासेक्स रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन द बैक्टीरिया के लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। जो स्टोरी जिस सीक्वेंस में मैं समझाऊंगा वही स्टोरी सेम सीक्वेंस में 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सर्च फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम पर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी मैं समझाऊंगा। सो प्लीज अच्छे से सुनिएगा। यहां पर साइंटिस्ट ग्रिफिथ, और सुनिएगा यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ या सिंपल ग्रिफिथ इन 1928। ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसी एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मेशन नाम दे रहे हैं, वही जो है पैरासेक्स रिप्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ओवर द माइस एंड बैक्टीरिया। आई नीड योर फुल अटेंशन। He performed an experiment over mice and bacteria named as या called as, तीन अलग अलग नाम देते हैं बैक्टीरिया का, डिप्लोकोकस न्यूमोने, या इसी को जो है हम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने नाम देंगे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोने या न्यूमोकोकस न्यूमोने। वैसे तो जो है सब अलग अलग नाम है। इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया, ये बैक्टीरिया किसी भी लैंग्वेज में नाम पूछ सकते हैं, न्यूमोकोकस न्यूमोने। माइस लिया और माइस के साथ उन्होंने बैक्टीरिया चूज किया। बैक्टीरिया का नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया या न्यूमोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया लिया। ठीक है, तो इन्होंने माइस लिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इन्होंने माइस लिया था। ठीक है, तो इन्होंने माइस लिया था और माइस में बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। माइस में बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया। डिप्लोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया या न्यूमोकोकस न्यूमोनिये बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन लिए। एक नया टर्म आपके सामने आ रहा है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब सेम ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अलग होंगे, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेन। जैसे मैंगो के अलग अलग वेराइटीज को हम मैंगो के स्ट्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हापुस मैंगो, नीलम मैंगो और जितने भी अलग अलग जो है मैंगो की वेराइटी है, दे आर स्ट्रेन ऑफ मैंगो। स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग है, जीन्स थोड़ा चेंज हो गए, बट है तो मैंगो। तो स्ट्रेन का मतलब टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज विच आर जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली बिट डिफरेंट। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं।
आइए थोड़ा देखिए, ग्रिफिथ took two strains of bacteria, two strains of Diplococcus pneumoniae bacteria, Diplococcus pneumoniae bacteria। बात पकड़िएगा प्लीज, यहां पर स्ट्रेन को मैंने डिफाइन किया, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली, two different organisms, या two different individuals of same species, को हम स्ट्रेन नाम दे रहे हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनिये, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये या न्यूमोकोकस न्यूमोनिये के दो डिफरेंट स्ट्रेन लिए। ध्यान दीजिएगा प्लीज, एक डिप्लोकोकस न्यूमोनिये था जो जिसके पास कैप्सूल प्रेजेंट था, कैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल लेयर प्रेजेंट था, तो सुनिएगा, ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया था, इट फॉर्म्स स्मूथ स्टिकी कॉलोनी इन कल्चर मीडिया। ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का स्ट्रेन था, तो सुनिएगा, इट कॉजेज न्यूमोनिया डिजीज। तो सुनिएगा, ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का स्ट्रेन था, इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ये जो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का स्ट्रेन था, इट इज वायरुलेंट बैक्टीरिया, इट इज एग्रेसिव बैक्टीरिया, इट इज डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। न्यूमोनिया डिजीज क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स में इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं न्यूमोनिया डिजीज, ठीक है। और जो दूसरा जो है स्ट्रेन लिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का, जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली थोड़ा अलग था, वो नॉन कैप्सुलेटेड मींस कैप्सूल लेयर एब्सेंट था। थोड़ा सुनिएगा, इट फॉर्म्स रफ कॉलोनी इन कल्चर मीडिया। थोड़ा सुनिएगा, जो है ये कोई भी डिजीज नहीं कॉज कर रहा था, डज नॉट कॉज न्यूमोनिया डिजीज। ये वाला जो स्ट्रेन था, इट इज सेंसिटिव फॉर एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ये वाला स्ट्रेन मारा जा सकता है, इसके पहले वाला स्ट्रेन नहीं मारा जा सकता, एंटीबायोटिक। और ये नॉन वायरुलेंट था, नॉन एग्रेसिव था, डिजीज नहीं कॉज कर रहा था, नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। वायरुलेंट, विरुलेंट प्रोनाउंसिएशन जो करना चाहो कर लो। तो सुनिएगा, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया का एक वेराइटी, एक फॉर्म या एक स्ट्रेन जिसका ग्लाइकोकाइलिक्स आउटर कवरिंग कैप्सूल के फॉर्म में था, कैप्सुलेटेड था, ग्रोन इन कल्चर मीडिया, स्मूथ या स्टिकी कॉलोनी बना रहा था, रेजिस्टेंट अगेंस्ट एंटीबायोटिक, डिजीज कॉज कर रहा था, एग्रेसिव वायरुलेंट बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया का उन्होंने, इस टाइप के बहुत सारे डिप्लोकोकस की वैरायटी होंगे, उन्होंने यहां पर S3 टाइप बैक्टीरिया लिया था। इसका नाम रखा S बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ कॉलोनी की वजह से, S का मतलब स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ कॉलोनी की वजह से। और इसका तीसरा वैरायटी जो डिस्कवरी में 3rd नंबर पर डिस्कवर हुआ, S1, S2, S3, तो यहां पर उन्होंने S3 टाइप का बैक्टीरिया लिया, या बोल सकते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के इस बैक्टीरिया को, जिसके पास ये कैरेक्टर है, S3 नाम दिया या S3 वैरायटी चूज किया, और इस बैक्टीरिया को नाम दिया R2 टाइप बैक्टीरिया। रफ
बैक्टीरिया। ये रफ कॉलोनी बना रहा है तो आर का मतलब रफ बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के जो अलग अलग फॉर्म्स होंगे उसमें डिस्कवरी के नंबर पर सेकेंड नंबर का जो डिस्कवर्ड रफ बैक्टीरिया होगा R2 बैक्टीरिया चूज किया। सो ग्रिफिथ ने H3 टाइप का बैक्टीरिया लिया, R2 टाइप का बैक्टीरिया लिया। दोनों बैक्टीरिया हैं फॉर्म ऑफ, दोनों बैक्टीरिया हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ, जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंट, स्ट्रक्चरली थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, न्यूमोकोकस न्यूमोनिया, मतलब H3 और R2 ये दो स्ट्रेन्स हैं एक ही बैक्टीरिया के। ठीक है, तो H3 बैक्टीरिया, R2 बैक्टीरिया और माइस लिया। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रेडी हो गया। स्टेप्स पे चलते हैं, ये सारा इरेज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेन को बारी बारी से माइस में इंजेक्ट किया। सो ये अपना प्यारा सा खूबसूरत सा बेचारा सा माइस है। ठीक है, प्यारा सा खूबसूरत सा माइस है, और माइस के बॉडी में थोड़ा कुछ ज्यादा ही जो है लंबा हो गया है। माइस की बॉडी में इन्होंने इंजेक्ट किया बैक्टीरिया को, इन्होंने इंजेक्ट किया बैक्टीरिया को। ठीक है, सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रिफिथ ने क्या किया, पहला स्टेप, ग्रिफिथ ने पहला स्टेप क्या किया, ही इंजेक्टेड लिविंग R2 बैक्टीरिया, लिविंग R2 बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ माइस, इन द बॉडी ऑफ माइस। माइस के बॉडी में लिविंग R2 बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। लिविंग R2 बैक्टीरिया सेंसिटिव है, डिजीज नहीं कॉज कर रहा था। नो न्यूमोनिया डिजीज, नो न्यूमोनिया डिजीज अकर इन द माइस, माइस वॉज अलाइव, माइस अलाइव, माइस जिंदा रहा। आइए, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इंजेक्ट किया, he injected living H3 type bacteria, living H3 bacteria in the body of mice, in the body of mice। माइस के बॉडी में वायरुलेंट डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, जिसको हमने H3 टाइप बैक्टीरिया बोला है, इंजेक्ट किया तो सुनिएगा न्यूमोनिया डिजीज हो गया, न्यूमोनिया डिजीज अकर्ड, न्यूमोनिया डिजीज अकर्ड। माइस को न्यूमोनिया डिजीज हो गया ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ द वायरुलेंट H3 टाइप बैक्टीरिया। बेचारा माइस टपक गया। सो यहां पर माइस डाइड, माइस डाइड, माइस जो है टपक गया, माइस डाइड, माइस टपक गया। ध्यान दीजिएगा। फिर इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, आइए सुनिए, समझिए, देखिए। इन्होंने लिविंग H3 बैक्टीरिया को हीट करके इनएक्टिव कर दिया, हीट करके किल कर दिया। वायरुलेंट H3 बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री 95 डिग्री तक हम कंसीडर कर सकते हैं, वैसे कहीं मेंशन है नहीं। इन्होंने H3 बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया और फिर माइस में इंजेक्ट किया। तो सुनिएगा, ही इंजेक्टेड हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ माइस। सुनो, इन द बॉडी ऑफ माइस, माइस को मारने वाला, चूहे को मारने वाला खुद ही मर गया, उसको मैंने मार दिया, हीट किल्ड कर दिया। बताओ तो सही, जो न्यूमोनिया डिजीज होगा या नहीं होगा? सीधी सी बात है, नो न्यूमोनिया डिजीज, नो न्यूमोनिया डिजीज, नो न्यूमोनिया डिजीज। और माइस अलाइव रहा, माइस जिंदा रहा, माइस अलाइव। ठीक है, जो एग्रेसिव डिजीज कॉजिंग, न्यूमोनिया डिजीज कॉजिंग स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया H3 था, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करके इनएक्टिव या किल कर दिया, उसके डिजीज कॉजिंग नेचर को हमने खत्म कर दिया, डिजीज नहीं हुआ, माइस वॉज अलाइव। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं प्लीज। यहां पर फाइनली ध्यान तो दीजिए,
Finally, he injected. Finally, he injected mixture of living R2 and heat killed H3. Heat killed H3 bacteria. H3 bacteria in the body of mice. In the body of mice. थोड़ा आप बताइए हमें, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को इसके पहले कभी ना सुने हो तो आप क्या सोचोगे? मारने वाला ऑलरेडी मार दिया गया है और उसको मिक्स किया गया है ना मारने वाले के साथ। डिजीज कॉज करने वाला H3 बैक्टीरिया ऑलरेडी हीट किल्ड है और उस हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया को जब हमने अकेले में माइस में इंजेक्ट किया था तो डिजीज नहीं आया था। हमने लिविंग R2 बैक्टीरिया को अकेले में जब माइस में इंजेक्ट किया था तो डिजीज नहीं हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, लिविंग H3 बैक्टीरिया के साथ हीट किल्ड H3, लिविंग R2 बैक्टीरिया के साथ हीट किल्ड H3 के मिक्सचर को इंजेक्ट कर रहे हैं। क्या रिजल्ट क्या आएगा बताओ? माइस टपकेगा या माइस जिंदा रहेगा? सोचो सोचो सोचो। जो आप सोच रहे हो शायद वही ग्रिफिथ भी सोच रहे थे, माइस जिंदा रहेगा। ऐसा ग्रिफिथ सोच रहे थे क्योंकि मारने वाला ऑलरेडी मरा है, ना मारने वाला जिंदा है, तो बैक्टीरिया में डिजीज नहीं आएगा। ग्रिफिथ यही सोच रहे थे, बट हुआ उल्टा। तो सुनिएगा, न्यूमोनिया डिजीज हुआ। न्यूमोनिया डिजीज अकर्ड और माइस टपक गया। माइस डाइड। ग्रिफिथ के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मिक्सचर जो लिया है लिविंग R2 और हीट किल्ड H3 का, R2 के वैसे डिजीज नहीं कॉज करेगा, H3 ऑलरेडी मरा हुआ है। माइस मरा कैसे? माइस में न्यूमोनिया डिजीज कैसे आया? न्यूमोनिया डिजीज कॉज करने वाला ऑलरेडी मरा है, तो न्यूमोनिया डिजीज आया तो आया कैसे? हुआ कैसे सुनिएगा। एंड व्हेन ही डाइसेक्टेड, स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। व्हेन ही डाइसेक्टेड बॉडी ऑफ माइस he found living H3 bacteria in the body of mice। ये तो और ज्यादा ग्रिफिथ के दिमाग को पंचर किया। हीट किल्ड H3 है, H3 बैक्टीरिया, पेरेंट H3 बैक्टीरिया जो हम इंजेक्शन में मिक्स किया है लिविंग R2 के साथ, ये पेरेंट H3 बैक्टीरिया तो बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता क्योंकि मरेला है। और जो लिविंग R2 बैक्टीरिया है वो प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वो लिविंग है। तो ये इन द बॉडी ऑफ माइस आफ्टर डाइसेक्शन, माइस के बॉडी में H3 के प्रोजेनी आए, तो आए कहां से? ठीक है। सो व्हेन ही डाइसेक्टेड बॉडी ऑफ माइस ही फाउंड लिविंग H3 बैक्टीरिया as well as R2 बैक्टीरिया। मान लिया R2 बैक्टीरिया के प्रोजेनी इन द बॉडी ऑफ माइस मिल सकते हैं ड्यू टू बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म्ड बाय पेरेंट R2, लेकिन हाउ, कैसे और कहां से इन द बॉडी ऑफ माइस H3 बच्चे पैदा हुए? कौन पैदा किया? ग्रिफिथ। दिमाग लगाया। आइए, तो ये था जो है स्टेप्स। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। स्टोरी समझा? लिविंग R2 नो डिजीज अलाइव, लिविंग H3 डिजीज डेड, हीट किल्ड H3 नो डिजीज अलाइव, हीट किल्ड H3 प्लस R2 लिविंग R2 डिजीज डेड, और बॉडी में H3 के प्रोजेनी भी आए। दो पेरेंट H3 ऑलरेडी मेड इनएक्टिव, ऑलरेडी इसको किल किया जा चुका है, तो इन द बॉडी ऑफ माइस आया कहां से? H3 के बच्चे। कंक्लूजन पे आते हैं, ये मैं रेस कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहे हैं। कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा प्लीज। ग्रिफिथ कंक्लूजन क्या दे रहे हैं? ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट, थोड़ा सुनो, पहले सुन लो फिर लिखता हूं मैं। ग्रिफिथ ने बोला इन द मिक्सचर ऑफ लिविंग R2 एंड H3 बैक्टीरिया, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ लिविंग R2 एंड H3 बैक्टीरिया, हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया, लिविंग R2 ने अपने सराउंडिंग से
कुछ तो ऐसा लिया। लिविंग R2 पेरेंट बैक्टीरिया, लिविंग पेरेंट R2 बैक्टीरिया अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब किया कुछ तो, और वो जो कुछ तो है पेरेंट R2 बैक्टीरिया से पास ऑन हुआ प्रोजेनी R2 बैक्टीरिया में, और वो प्रोजेनी R2 बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया वायरुलेंट H3 बैक्टीरिया में। ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। From the surrounding mixture, living R2 bacteria absorbed or took something, and that something passed in the progeny of the R2 bacteria, and progeny of R2 bacteria converted or transformed into virulent H3 type. वो क्या था? वो क्या था? सराउंडिंग से जो लिया गया था R2 बैक्टीरिया के थ्रू, पास हुआ था R2 बैक्टीरिया के प्रोजेनी में, और वो क्या था जो R2 बैक्टीरिया के प्रोजेनी को वायरुलेंट H3 में कन्वर्ट किया? ग्रिफिथ केमिकल कंपोजिशन नहीं बता पाए। ग्रिफिथ ने उसको बोला कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो पेरेंट R2 ने एब्जॉर्ब किया, और पेरेंट R2 ट्रांसफॉर्म हो गया, या पेरेंट R2 के प्रोजेनी में पास ऑन हुआ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल या प्रिंसिपल, और पेरेंट R2 के प्रोजेनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया वायरुलेंट H3 बैक्टीरिया में। ये H3 बैक्टीरिया जो आफ्टर डाइसेक्शन इन द माइस के बॉडी में मिल रहा है, ये प्रोजेनी ऑफ H3 बापू H3 के प्रोजेनी नहीं है, R2 के कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म्ड प्रोजेनी है। देखते हैं यहां पर, सो मेंशन करते हैं ग्रिफिथ concluded that from the mixture, I need your attention here please, from the mixture living R2 bacteria absorbed या took something by process called competence। इसको हम ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, ऑस्मोसिस भी बोल सकते हैं, ऑस्मोसिस, जिसमें पोरिंग प्रोटीन जो है सपोर्ट करेंगे, जो मेम्ब्रेन में पोरिंग प्रोटीन्स होते हैं। सो कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू कुछ तो लिविंग R2 बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया, दैट कन्वर्टेड या ट्रांसफॉर्म्ड progenies of R2 into S3 type gave ability to form capsule layer। सो माइस जो मर गया था उसके बॉडी में जो लिविंग H3 बैक्टीरिया थे, ये लिविंग H3 बैक्टीरिया बापू H3 ने नहीं पैदा किया। किसने पैदा किया? पैदा तो किया था जो है R2 बैक्टीरिया ने R2 प्रोजेनी पैदा किया, बट R2 बैक्टीरिया ने कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू कुछ तो गेन किया था, वही R2 के प्रोजेनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, एंड दिस material is called as transforming unit या transforming principle by Griffith। इसके पहले ग्रिफिथ जो है इस ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट का वो जो कुछ तो R2 ने अपने सराउंडिंग मिक्सचर से लिया, वो कुछ तो का केमिकल नेचर क्या है बता पाते इसके पहले इनको किडनी डिसऑर्डर हुआ और ग्रिफिथ खुद ही टपक गए। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन नहीं बता पाए। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर। ग्रिफिथ could not explain
chemical composition of transforming unit या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, ठीक है। he died due to kidney disorder, तो सुनिएगा, in 1944 three scientists named Avery, MacLeod and McCarthy क्या मैं बोलूं, इन तीनों साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, ठीक है। परफॉर्म experiment to find out chemical nature of ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट। ऑल द पॉसिबिलिटी लिविंग R2 के सराउंडिंग मिक्सचर में है क्या, जहां से लिविंग R2 कुछ तो कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू ले रहा है। क्या है? हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया है। हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया से कुछ तो गया इन द बॉडी ऑफ द R2 बैक्टीरिया। वो क्या है? ऑल द पॉसिबल केमिकल कंपोजिशन को अलग किया बाय द लाइसिस ऑफ हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया, और हर एक केमिकल कंपोजिशन को जो है टर्न बाय टर्न R2 बैक्टीरिया के बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस किया टू फाइंड आउट कि कौन सा मटेरियल R2 के प्रोजेनी को H3 में कन्वर्ट किया। इरेज करके थोड़ा मेंशन करता हूं इनके एक्सपेरिमेंट को, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दे लाइस्ट का मतलब तोड़ फोड़ देना, एकदम अलग कर देना। दे लाइस्ट हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया एंड सेपरेटेड all possible transforming materials and introduced in R2 बैक्टीरिया। तो देखिएगा, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं। इन्होंने लिया यहां पर टेस्ट ट्यूब, बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लिए इन्होंने। किन्होंने पता चला किन्होंने लिया बहुत सारे टेस्ट ट्यूब, अभी तो बताया इन्होंने लिया। किन्होंने लिया? इन्होंने। सो इन्होंने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लिए, पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये यहां पर हर एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने R2 बैक्टीरिया रख दिया। हर एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने R2 बैक्टीरिया रखा, R2 बैक्टीरिया डाल दिया। अब हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया का इंडिविजुअल केमिकल कंपोजिशन जो पॉसिबल एक्ट कर सकता है ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट के जैसा, उसको वन बाय वन। तो पहले तो उन्होंने माना, क्या पता कार्बोहाइड्रेट हीट किल्ड H3 का कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू आया होगा R2 के बॉडी में, और R2 के प्रोजेनी में वो ट्रांसफर हो गया होगा जब R2 ने प्रोजेनी प्रोड्यूस किया होगा। और ये कार्बोहाइड्रेट है हीट किल्ड H3 का, जो R2 के प्रोजेनी को H3 में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं H3 बैक्टीरिया, हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया से कार्बोहाइड्रेट को बाहर निकालूं और उसको R2 के बॉडी में इंट्रोड्यूस करूं, तो R2 के बच्चे, अगर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट होगा तो R2 के बच्चे श्योरली H3 में कन्वर्ट होंगे। बट R2 के बच्चे R2 ही रहे, यहां पर जो है ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट वो मटेरियल नहीं है जो एब्जॉर्ब हुआ होगा, सो रिजेक्टेड। सो
शायद जो है लिपिड एब्जॉर्ब किया गया, शायद R2 बैक्टीरिया ने मिक्सचर में से H3 बैक्टीरिया का लिपिड एब्जॉर्ब किया होगा कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू, और लिपिड ऑफ H3 बैक्टीरिया इन द पेरेंट R2 से ट्रांसफर हो गया होगा प्रोजेनी में, और प्रोजेनी को कन्वर्ट कर दिया होगा H3 टाइप में। तो यहां पर भी जब मैं लिपिड ऑफ H3 बैक्टीरिया को इंडिविजुअली R2 सेल में इंट्रोड्यूस करूंगा तो बाइनरी फिजन के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो ट्रांसफॉर्म्ड H3 होंगे, होना चाहिए, बट यहां पर भी R2 के बच्चे R2 ही निकले, मतलब लिपिड ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट या ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल तो नहीं हो सकता। शायद फिर प्रोटीन, सुनो, शायद फिर प्रोटीन ऑफ H3 बैक्टीरिया बाय द प्रोसेस कॉम्पिटेंस एब्जॉर्ब्ड बाय R2 प्रोजेनी, R2 बैक्टीरिया, और प्रोटीन शायद R2 के प्रोजेनी में ट्रांसफर हुआ होगा और R2 के प्रोजेनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया H3 में, ऐसा हुआ होगा। तो यहां पर भी होना चाहिए R2 के बच्चे R2 ही निकले, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू गया इन द बॉडी ऑफ R2 नहीं है प्रोटीन, तब तो शायद पक्का आरएनए होगा, तब तो शायद आरएनए ऑफ H3 बैक्टीरिया कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हीट किल्ड H3 का आरएनए वो R2 पेरेंट R2 के बॉडी में गया, पेरेंट R2 के बॉडी से प्रोजेनी R2 में गया, और प्रोजेनी R2 के बॉडी में जो हीट किल्ड H3 का आरएनए है वो प्रोजेनी R2 को कन्वर्ट कर दिया वायरुलेंट H3 में। यहां पर भी R2 के बच्चे R2 ही रहे, मतलब ये नहीं गया था इन द बॉडी ऑफ R2 पेरेंट। तब तो अब क्या बचा? अब बचा है डीएनए ऑफ H3 बैक्टीरिया। डीएनए ऑफ H3 बैक्टीरिया ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हीट किल्ड H3 का बैक्टीरिया, हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया का डीएनए ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू R2 पेरेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। R2 पेरेंट ने जब प्रोजेनी बनाया तो R2 पेरेंट के प्रोजेनी में हीट किल्ड H3 का डीएनए पास हुआ, और हीट किल्ड H3 का डीएनए R2 पेरेंट के प्रोजेनी को कैप्सूल फॉर्म करने वाला नेचर प्रोवाइड किया, कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी प्रोवाइड किया। R2 पेरेंट के प्रोजेनी कैप्सुलेटेड हो गए बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट, जो शायद डीएनए होगा। अगर ऐसा होगा तो यहां पर पक्का R2 के बच्चे H3 में कन्वर्ट होने चाहिए, और ऐसा ही हुआ। तो यहां पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या यूनिट डीएनए ही है, H3 का डीएनए ही गया होगा। थोड़ा और कंफर्म होने के लिए उन्होंने डीएनए को मिक्स कर दिया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनएज एंजाइम, डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया का जो डीएनए निकाला था लाइसिस के बाद मिक्स कर दिया डीएनएज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। ये डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है, और जब इसको R2 सेल में डाला, हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया का डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया है, खत्म कर दिया गया। तो अगर मैं डाइजेस्टिव डीएनए ऑफ H3 बैक्टीरिया को इन द बॉडी ऑफ R2 डालूं तो वो तो ऑलरेडी खराब हो चुका है ना। तो क्या R2 के बच्चे H3 में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे, R2 के बच्चे R2 ही होंगे। तो क्या एब्जॉर्ब किया गया? किस ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट का, किस ट्रांसफॉर्मिंग जो है प्रिंसिपल का केमिकल कंपोजिशन नहीं बता पाए ग्रिफिथ, वो कुछ और नहीं डीएनए था। तो डीएनए वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो है बता दिया जो है ग्रिफिथ अवेरी, मैककार्टी और मैकलियार्ड ने। इसी सेम स्टोरी को मैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा स्टोरी सुनाऊंगा 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ R2 एंड हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया में R2 बैक्टीरिया ने कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसके लिए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पोरिन प्रोटीन हेल्प करेंगे। सो हीट किल्ड H3 का डीएनए
वो डीएनए जो हीट किल्ड H3 के बॉडी में रहते हुए जो है H3 बैक्टीरिया को कैप्सूल बनाने में हेल्प कर रहा था, अब आ गया पेरेंट बॉडी के अंदर, पेरेंट R2 के अंदर। पेरेंट R2 में जो कॉम्पिटेंस प्रोसेस के थ्रू हीट किल्ड H3 बैक्टीरिया का डीएनए आया, ये डीएनए बाइनरी फिजन के थ्रू चला गया इन द प्रोजेनी ऑफ R2, और प्रोजेनी ऑफ R2 में जो आया है हीट किल्ड H3 का डीएनए, वो हीट किल्ड H3 का डीएनए प्रोजेनी ऑफ R2 को कैप्सूल बनाने की कैपेसिटी दे रहा है, इसलिए वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। ये डीएनए था, ऐसा बताया जो है। दिस वाज ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दैट इज R2 कन्वर्टेड इनटू अनदर, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दैट इज H3। इरेज करके फाइनल सम अप करते हैं इसका। देखिएगा प्लीज, यहां पर इन ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखिएगा इन ट्रांसफॉर्मेशन टू different bacteria are involved, that is H3 and R2। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मेथड ऑफ पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पर देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन डिफरेंट बैक्टीरिया। यही इसी में बाकी के कॉन्जुगेशन एक्सेट्रा में भी जो है बातें हम करेंगे। Here there is no direct physical contact between H3 and R2। और फिर देखिएगा no meiosis, no gamete formation, no gamete fusion, no zygote formation। और देखिएगा जेनेटिक मटेरियल that is DNA of H3 transferred in the cell of R2 bacteria, thus genetic recombination। नो जाइगोट फॉर्मेशन यहां पर लिख सकते हैं, thus पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां पर 10 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहां पर प्रोजेनीज ऑफ R2 parent are different from progeny of R2 parent are different from the parent, ऐसा लिख सकते हैं, from the parent। ठीक है, सो दो डिफरेंट जो है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अलग हटा दीजिए, मियोसिस वगैरह नहीं हुआ, तो इसलिए फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, बच्चे ऑफ R2 कन्वर्ट हो गए H3 में, बच्चे ऑफ R2 डिफरेंट है पेरेंट से, तो हुआ ना पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हुआ ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हुआ ना फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था जो है कंक्लूजन, एवरीथिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या हुआ, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन को हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, बैक्टीरिया के सेक्स रिप्रोडक्शन में शेडिंग को क्यों लिया, मैंने जस्टिफाई भी कर दिया। क्लियर है, ले चलता हूं नेक्स्ट कॉन्जुगेशन हेडिंग में, ये